नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं जवाब दो। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा काम किया है, एक ऐसा कदम उठाया है जिससे पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं कि विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है, या कम से कम रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी हुई है इसके और ज्यादा विध्वंसक होने के सारे अंदेशे मौजूद हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी रिजर्व सेना को मोबिलाइज करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें, यह इतनी बड़ी घटना है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहला मौका है जब रूस अपनी रिजर्व सेना को मोबिलाइज कर रहा है। पुतिन ने अपने 20 लाख में से 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तुरंत तैयार होने के लिए, ट्रेनिंग के लिए आदेश दे दिए हैं। पुतिन ने सीधे सीधे अमेरिका और नेटो को भी परमाणु युद्ध की चेतावनी दे डाली है। पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देश अब सीमा लांघ चुके हैं, वो रूस को तबाह करने की साजिश कर रहे हैं और अब हद पार हो गई है। पुतिन ने कहा कि अगर रूस पर किसी भी तरह का कोई खतरा आया तो रूस अपने सारे सैन्य संसाधनों के इस्तेमाल से हिचकिचाएगा नहीं। और पुतिन ने यह भी कहा कि मेरी चेतावनी को कोई हल्के में न ले, रूसी नागरिकों की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। वैसे भी यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन लगातार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देते रहे हैं, लेकिन इस बार पुतिन धमकी से पहले अपने देश में 3 लाख रिजर्व फोर्स को तैनात करने का फरमान जारी कर चुके हैं। Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन ने आज सीधे सीधे पश्चिमी देशों को और नेटो को चेतावनी देते हुए यह तक कह दिया है कि उनके पास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो कि नेटो से भी ज्यादा घातक हैं, विध्वंसक हैं, उनसे भी ज्यादा मॉडर्न हैं। और उनके शब्द थे, आई एम नॉट ब्लफिंग, मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूं, यानी मैं आपको केवल दिखावे के लिए ये बातें नहीं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो मैं करूंगा अगर नौबत वहां तक पहुंच गई तो। लेकिन भारत समेत पूरी दुनिया जो है इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में बढ़ना चाहती है। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले एससीओ के समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के साथ 1 to 1 बातचीत में सीधे पुतिन से यह कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। उन प्रधानमंत्री मोदी के बयान की, उनका नाम लेकर वॉशिंगटन से लेकर पेरिस तक तारीफ हुई है। मोदी ने पुतिन से युद्ध छोड़कर बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की थी। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके। तो प्रधानमंत्री ने सीधे शब्दों में राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि युद्ध रास्ता नहीं है, और जवाब में उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि इस यूक्रेन और रशिया के मामले पर भारत का क्या रुख है वो जानते हैं, और जो भी परिस्थिति बनेगी उसके बारे में भारत को अवगत आगे किया जाता रहेगा। लेकिन मोदी ने जब सीधे शब्दों में पुतिन से कहा कि युद्ध रास्ता नहीं है तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूएन में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर उनकी इस बात का समर्थन किया और पुतिन से जंग का रास्ता छोड़कर बातचीत से समाधान निकालने की अपील की। To cope with these challenges, Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. और इसी के साथ अब कुछ सवाल जो हैं हमारे सामने खड़े हो गए हैं कि क्या पुतिन परमाणु हथियारों का वाकई इस्तेमाल करेंगे जिसकी वो धमकी दे रहे हैं। नेटो देशों के खिलाफ पुतिन का एक्शन प्लान आखिर क्या है। यूक्रेन जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ क्या बढ़ती जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन को पुतिन सबक सिखाने की तैयारी में है, और क्या पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से अब आखिरकार पुतिन जो हैं वो बौखला गए हैं। सीधे चलते हैं हमारे मेहमानों के पास, शुरुआत करते हैं आज की बहस की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेसन साहब। जनरल साहब, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ
दो और मेहमान जो हैं वो जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रामेश्वर रॉय जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रूसी पत्रकार हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। डॉक्टर रामेश्वर सिंह और कुलदीप कुमार जी हमारे साथ यूक्रेन से जुड़ रहे हैं। वो कुलदीप के हालात जो हैं वो आपको बताएंगे। कुलदीप जी आपका बहुत स्वागत है। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं पहले जनरल मेसन आपसे कि आखिर जो बात अब पुतिन ने कही है 3 लाख की, आप सीधे सीधे समझें तो एक एक्स्ट्रा फौज पुतिन खड़ी कर रहे हैं, और जिन शब्दों में इस बार उन्होंने वेस्ट और नेटो को चेतावनी दी है कि मेरे पास ऐसे हथियार हैं जो तुमसे ज्यादा मॉडर्न हैं और वो डिस्ट्रक्शन के लिए हैं, और अगर हमें परमाणु युद्ध की धमकी दी गई तो हम पलटकर ऐसा जवाब देंगे कि पूरे पूरे पश्चिमी देश याद रखेंगे। कहां ले जाना चाहते हैं पुतिन इसे? सौरभ जय हिंद। जहां तक आपने सवाल उठाया है, देखिए ये लड़ाई को हम सब फॉलो कर रहे हैं जब से ये शुरू हुई है। लड़ाई का हमेशा एक मुद्दा होता है। पुतिन के जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे वो जब 23 फरवरी को स्टेट किए थे, उसमें बहुत कुछ 7 लफ्जों में कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स दिए थे। यहां तक दिया था कि डीनाजिफिकेशन, और एक और बहुत बड़ा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था कि डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेनियन आर्मी। तो ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को जब मिलिट्री लैंग्वेज में वो ट्रांसप्लांट करते हैं तो मेरे को लगता है वो इसमें डाइकोटोमी हुई है। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स उनको समझ ही नहीं आए हैं। ग्राउंड, वो जो ट्रुप्स ग्राउंड पे थे, लड़ाई जब शुरू हुई पहले कीव और सुमी और कहां इन्होंने हमले किए, फिर वहां से विड्रॉ किया। फिर बीच में उन्होंने मेरे ख्याल 9 जून को एक ऑब्जेक्टिव चेंज करके दिया था कि लिबरेशन ऑफ डॉनबेस, अभी उनकी टॉप लिबरेशन ऑफ डॉनबेस उन्होंने 100 डेज में अचीव कर लिया था। उसके बाद ये खेरसों की तरफ और ये नीचे साउथ में खेरसों की तरफ, ज़ेपोरिज़िया और कीव की तरफ बढ़े, और वहां पर अभी यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये क्या रूसी सेना की काबिलियत के बाहर था। जो भी उन्होंने उस समय ऑब्जेक्टिव दिए थे, जो सो कॉल्ड लिमिटेड ऑब्जेक्टिव दिए थे, मेरे को लगता है ये मोबिलाइजेशन का कारण ये है कि शायद उनको अभी यकीन हो गया है कि सेना वहां कम पड़ रही है, कैजुअल्टीज बहुत हुई हैं। देखिए अफगानिस्तान में तकरीबन 10-11 साल की लड़ाई में सोवियत सेना ने उस साल 15,000, 10 साल की लड़ाई में 15,000 सैनिक हुए थे। अभी रूस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खुद बोलती है कि उनके 6,000 सैनिक तो मर चुके हैं, और मैं इसको इंटू 4 करूं तो 24,000 तकरीबन इंजर्ड हैं। तो ये एक जो मिलिट्री वॉर है, एक वॉर के टाइप में नहीं हो पा रहा है। शायद लीडरशिप की कमी है, एक विल टू लड़ने की कमी है, इसलिए वो 3 लाख रिजर्विस्ट को बुला रहे हैं जिन्होंने मिलिट्री में थोड़ी सी भी उनको नॉलेज है। अब मैं इसके ऊपर भी बात करता हूं। देखिए सेना की नफरी नहीं इतनी जरूरत होती है, सबसे ज्यादा नफरी होती है ट्रेन्ड मोटिवेटेड सोल्जर्स। और अगर आज की तारीख में रूसी सेना ये कीव के ईस्टर्न इलाके से और कई इलाकों से पीछे हट के भागी है, तो वो दिखाता है कि शायद उनकी लीडरशिप की कमी है। और आपको याद है कि रूसी सेना ने ये लड़ाई के लिए चेचन सेपरेटिस्ट का भी इस्तेमाल किया था, और हाल ही में अभी ईरानियन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और चाइनीज वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है ये मोबिलाइजेशन जो हो रही है, ये बेसिकली वो जो कमी लग रही है ऑन ग्राउंड, लेकिन वो क्या कमी पूरी हो पाएगी, मेरे को लगता है इस काफी दिक्कत। जनरल साहब आपकी बात को अगर सीधे सीधे कहें तो आप कह रहे हैं कि जमीन पर रूसी सेना कमजोर पड़ रही है, यूक्रेन की सेना हावी है, इसलिए अपने 3 लाख रिजर्व फोर्स को तैयार करना पड़ रहा है पुतिन को। तकरीबन मैं बोलूंगा, देखिए एक और चीज देखनी है, यूक्रेन सेना की कोई मैं बोलूंगा ताकत नहीं थी, लेकिन उनकी जो एक विल टू फाइट है, जो इच्छा शक्ति है, और जो वेस्ट से उनको हथियार मिल रहे हैं, लेटेस्ट मॉडर्नाइजेशन वेपन, मैन बिहाइंड द मशीन काउंट्स। तो उनके पास मशीन मतलब हथियार आ रहे हैं, लेटेस्ट वेपन्स आ रहे हैं, लेकिन उनमें लड़ने की एक इच्छा है, वो अपने देश की सर्वाइवल के लिए लड़े हैं। रूस की सेना में भी हथियार है, सब कुछ है, लेकिन वो उनको एक लगता है ये लड़ाई हम लड़ क्यों रहे हैं। और आप याद करिए लड़ाई शुरू हुई थी, मैंने ये तब से बार बार बोलता आया था सब चैनल्स में उस समय, मेरे ख्याल 23 या 24 को, कि रूसी सेना की ये बाद में ये प्रॉब्लम दिखेगी, क्योंकि एक मोटिवेशन होता है। मैं उदाहरण देता हूं, हमारी पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, इंडियन आर्मी मोबिलाइजेशन हुई थी ऑफ पराक्रम में, मैं आपको बता रहा हूं, मैं उस समय कमांडिंग ऑफिसर था, हमारे जवान सारे लड़ने के लिए तैयार थे, हमें जज्बा था, क्योंकि किसी मकसद के लिए जा रहे थे।
यहाँ मकसद ये था कि वो नाटो इनरोड्स बना रहा है, यूक्रेन को मेंबर नहीं बनना चाहिए नाटो का। तो एक मकसद, जो एक पॉलिटिकल डायरेक्शन इस लीडरशिप की होनी चाहिए थी सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए, वो नहीं थी। शायद ठीक है जनरल साहब, मैं जरा सीधे जाना चाहता हूं डॉक्टर रामेश्वर के पास। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि राष्ट्रपति पुतिन के इस फैसले को कैसे देखा जा रहा है? वेस्ट से तो अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। कोई इसे गीदड़ भभकी कह रहा है कि यह केवल एक खाली चेतावनी, खोखली चेतावनी जो है, धमकी, वो पुतिन दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पुतिन अब शायद बौखला गए हैं क्योंकि वो जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे उनकी सेना नहीं कर पा रही है। देखिए, आज ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और देश के नाम संदेश में उन्होंने पार्टियल मोबिलाइजेशन की बात की है, जो एक नई चीज है। वैसे भी ये आशा की जा रही थी क्योंकि ये मिलिट्री ऑपरेशन काफी लंबा चल गया। वो हमारे रक्षा विशेषज्ञ जी संजय जी भी यही कह रहे हैं, ये काफी लंबा चल गया। और अगर आप देखेंगे, जहां तक मोटिवेशन का बात है, जहां हम लोग गए हैं, जैसे लुगांस्क और दोनेत्स्क में जाके देखा, वहां आर्मी में मोटिवेशन की कमी नहीं है क्योंकि वो जो है, जो दोनेत्स्क या लुगांस्क के लोग लड़ रहे हैं, वो अपनी जमीन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, तो उनमें मोटिवेशन की कमी नहीं है। तो आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखे होंगे, कभी वो आगे जाते थे, कभी उनको पीछे करनी पड़ती थी अपनी आर्मी। तो स्ट्रेटेजिकली हो सकता है, क्योंकि मैं आर्मी का विशेषज्ञ नहीं हूँ, संजय जी ज्यादा अच्छी तरह से इसको बता सकते हैं, लेकिन आज के डेट में जो यहां से पता चला कि इनका मेन मकसद है लुगांस्क एंड दोनेत्स्क, और ऑफ कोर्स उन्होंने ज़ापोरिजिया और खिरसोना। तो ये इसमें जो है इमीडिएट अभी 2 दिन पहले इन्होंने रेफरेंडम के लिए बात चली कि होगी, तो और भी कुछ वो हो सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से इसके लिए उन्होंने मोबिलाइजेशन के लिए एक आह्वान किया। अगर आप देखें, इनके रिजर्व जो है करीब 25 मिलियन है, उसमें से करीब 1% का करीब उन्होंने करीब 3 लाख का वो आह्वान किया, वो भी जो ट्रेंड है फर्स्ट स्टेज में। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ जब मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है तो रिजर्व को बुलाया जा सकता है, जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि ये युद्ध की स्थिति में उठाया गया एक सामान्य कदम है और इसको इस नजर से नहीं देखना चाहिए कि जमीन पर रूसी सेना जो है वो कहीं कमजोर पड़ रही है या पीछे हट रही है, इस वजह से और सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। मैं जानना हमारे साथ जनरल विशंबर दयाल भी जुड़ चुके हैं। जी, जनरल साहब के पास एक बार चाहते हूँ कमेंट लेने के लिए। जनरल साहब, पुतिन यूं तो धमकियां कई बार दे चुके हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा खतरनाक हथियार हैं, नेटो से ज्यादा, और मैं उनका इस्तेमाल करूंगा अगर हमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल इसी तरीके से किया जाता रहा। और उसके साथ फिर 3 लाख की एक नई फौज खड़ी कर देना रिजर्व से। ये क्या बता रहा है? देखिए, जहां तक मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्विस्ट है, वो रशिया की ऑटोमेटिक ड्रिल है, उसकी एसओपी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। रशिया बहुत ज्यादा ट्रूप्स, जब सोवियत यूनियन से रशिया 4.5 मिलियन आर्मी को जब 800,000 आर्मी बनाया था, तो उसमें रिजर्विस्ट के लिए बहुत रशिया की नहीं, सोवियत यूनियन से नहीं, बहुत पुरानी रशिया में ये एक बहुत मजबूत सिस्टम है रिजर्विस्ट को कॉल करना। और उनके रिजर्विस्ट ऐसे नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं अनट्रेन्ड हैं, जैसे नहीं। रिजर्विस्ट हर 6 महीने में एक बार ट्रेनिंग के लिए आते हैं, अपनी यूनिट से एफिलिएटेड रहते हैं, अपने डिवीजन से एफिलिएटेड रहते हैं। कांतेश्वर डिवीजन, मैं डिवीजन के नाम बोल सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, लेकिन हकीकत का भी सामना करना पड़ेगा। और हकीकत ये है कि देखिए, इज्यूम से जो विड्रॉल है उसमें कहीं ना कहीं रशिया ने मात खाई है, क्योंकि इज्यूम एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, टैक्टिकली बहुत एक कम्युनिकेशन सेंटर, एक हब था। डोनेट्स्क, लुहांस्क, अगर पूरे डॉनबास में अगर ये देखिए, यहाँ पे यूक्रेनियन भाई भी हैं, कुलदीप जी भी हैं, डॉनबास के एरिया में अगर आप इज्यूम की, डॉनबास एरिया में अगर आप उसकी अंडरस्टैंड करो तो ऊपर देखिए आप खार्किव है और नीचे मारियोपोल है, और ये एक बीच में बिल्कुल डोनेट्स्क, लुहांस्क के नॉर्थ वेस्ट को छूता हुआ एक जो रेलवे हब है, इसके पास जो ट्विन सिटीज हैं, इसकी बहुत महत्व है। यहां से छोड़ना, इसको छोड़ना कितनी मुश्किल से लिया था, तो कहीं ना कहीं 3-4 चीजें दिखाता है कि आप इंटेलिजेंस में फेल हुए, आपने उनकी मोबिलाइजेशन को नहीं रीड किया, आपने जो
यूक्रेनियन फोर्सेस गैदर हो रही थी, जो कलेक्ट कर रही थी, जो कंसंट्रेशन थी, उसको आप बिल्कुल रीड करने में नाकाबिल रहे और फिर आपको मजबूरी में वो खाली करना पड़ा। ये तो रशिया को मानना पड़ेगा ना। दूसरी बात जो मैं समझता हूं कहीं रशिया ने मानी है, देखिए अटैक करना, एग्रेशन करना, ऑफेंसिव पे जाके मास वेपन्स इंप्लॉय करके और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, जैसे जिस फोर्स से मेरे दोस्त आते हैं, मेरे सहयोगी आते हैं, वो जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस हैं, पैरा और ये एलिमेंट्स को यूज करके कैप्चर करना एक बहुत आसान काम है किसी भी उसको, लेकिन मेंटेन करना, सस्टेन करना, होल्ड करना किसी भी फ्रंटियर को बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें यूक्रेन के पास मल्टी ऑप्शंस आ जाते हैं और यूक्रेन को जिस तरह से हथियार मिला है वेस्ट से, जिस तरह से बेशुमार हथियार मिला है, बेशुमार मदद मिली है, ओपन है, और यूक्रेन के अंदर बेशुमार जो मिलिट्रिया है, जो वेस्ट से, जो जिनको हम कह रहे हैं, जो उनके रिटायर्ड हैं या इस किस्म के लोग, वो बहुत है और उन्होंने रीग्रुप किया अपने आप को। तो रशिया को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीग्रुपिंग की जरूरत है, एक फोर्स, ऑफेंसिव फोर्स की जरूरत है जो उसको खेरसन और इस रीजन में, खेरसन जरपाजिया रीजन में उसको मातना खानी पड़े, और जो डॉनबास में जो लाइन उसने डिफेंसिव ली है, या तो उस लाइन को आगे ले जाए। और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं रशिया रीग्रुप करेगा। ये रशिया भी लल है, ऐसा नहीं है। देखिए रशियन फोर्सेस को मैं नहीं कभी भी कहूंगा कि वो डीमोरलाइज हो सकते हैं। रशियन फोर्सेस या तो लड़ती नहीं, या तो उसको कॉज को, सीरिया में भी तो किसी कॉज के लिए लड़े थे ना। उनकी एक थोड़ा सा सोवियत यूनियन के टाइम वेरियस रीजंस थे कि अफगानिस्तान से वो विड्रॉ किए। रशियन सोल्जर जब लड़ता है तो उसको मालूम है डॉनबास एरिया जो है, डॉनबास छोड़ो, क्रीमिया को कैसे छोड़ सकते हैं वो, कैसे क्रीमिया सारी जिंदगी से पिछले 300-400 साल से पूरी की पूरी रशियन नेवी को कैसे एक्सपोज कर सकते हो? क्रीमिया में सेवास्तोपोल तो उसका हब है ना, उसके ब्लैक सी फ्लीट का, वहीं से तो ओपन करता, अदरवाइज तो रशिया आइसोलेटेड है, कहां से घूम के बाल्टिक के थ्रू आएगा? साहब ऐसा नहीं है, लेकिन उनको एक सेटबैक है, उनकी इंटेलिजेंस में सेटबैक है, कहीं ना कहीं उनको यूक्रेनियन से कुछ उम्मीद होगी, यूक्रेनियन में कुछ डिफेक्शंस की, यूक्रेनियन में कुछ विद्रोह की, यूक्रेनियन पॉलिटिशियंस की कहीं ना कहीं उम्मीद होगी, जो कि नहीं खरी उतरी। ठीक है। और ये लंबा युद्ध खिंच गया है, और अब मैं समझता हूं इसको और भी वो लंबा खींचेंगे, क्योंकि अब ये आर पार यूक्रेन तो साहब मोहरा है, बिल्कुल भाई को बुरा लगेगा। जनरल साहब देखिए, आपने जो बात कही अभी, नाटो लड़ रहा है साहब पूरा का पूरा, वो बात आपकी सही है, लेकिन आपने जो कहा कि ये इस किस्म के बयान देकर पुतिन ने एक बात साफ कर दी है कि ये युद्ध वो उस हद तक ले जाएंगे जब तक वो लड़ सकते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स जब तक पूरा नहीं कर लेते। ऑब्जेक्टिव नहीं, जब तक साहब जो पुतिन, देखिए साहब ये तो पुतिन की, आपको पूरे पिछले 25 साल का एक आदमी का मिलिट्री कैरेक्टर, एक आदमी का पॉलिटिकल कैरेक्टर, एक उसकी स्टेटमैनशिप कैरेक्टर, उसकी जब आप एनालाइज स्टडी करते हो तो पुतिन ऐसी बात नहीं है, पुतिन का जो इरादा है वो उसको कंप्लीट करेगा या पुतिन खुद मिट जाएगा। मेरा अपना मानना यह है, ठीक है, रशिया पे आंच नहीं आने देगा। अगर कल यहाँ रेफरेंडम हो जाता है, ये रशियन टेरिटरी बन जाती है, जैसे ये वायलेट होगी वो बहुत ऑफेंसिव रहेगा। अच्छा, हमारे साथ सर कुलदीप कुमार जी भी इस वक्त यूक्रेन से जुड़े हुए हैं और एम्बेसडर श्रीकांत शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एम्बेसडर साहब आपका बहुत स्वागत है। एक बार मैं पहले कुलदीप जी के पास जाना चाहता हूं। यूक्रेन में पुतिन के इस अपने देश को जो उन्होंने टेलीवाइज एड्रेस किया है, जो भाषण दिया है, इसको लेकर के क्या सोच बन रही है, क्या कहा जा रहा है, माना जा रहा है, जब वो कहते हैं कि मैं और हथियारों का इस्तेमाल करूंगा या मैं 3 लाख की और फौज खड़ी करूंगा? अदा करूंगा रक्षा विशेषज्ञ जो जनरल साहब जो कहना पे ये सुनने को मिला है कि रशिया वहां से भाग गया, जो लफ्ज यूज किए गए, ये पहली बार कि कीव से वो लोग भागे, खारकोव से लोग, कई जगह से उनको हराकर भगा दिया। यूक्रेन इसको लाइटली नहीं ले रहा कि भाई अगर उसने पुतिन को लाइट नहीं लेना चाहिए, उनको कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, अगर कुछ कहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन हमारी फौज, हमारे यहाँ के लोकल हैं, हर आदमी लड़ने बनने के लिए तैयार है। उन्होंने बोला मोटिवेशन वाली बात है, मुद्दा है कि अपने देश में, इसलिए हमारी लड़ाई है। लेकिन जो रशिया की फौज है उनको तो ये मालूम कि लड़ाई किस लिए लड़ी जा रही है। ये बात उन्होंने कही, मुझे बहुत अच्छी बात लगी है। सेम यहाँ पर है, कोई डरा हुआ नहीं है।
चल हमें ठीक। रशिया से जो कुलदीप जी, आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज आपकी बहुत साफ नहीं आ रही। मैं आता हूं, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, फिर मैं दोबारा आपके पास आता हूं जी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुतिन इस बार इतनी सख्त भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। इससे पहले आपको यह भी बता दें, यह भी बीच में खबर आई एक बार, इसको डॉक्टर रामेश्वर जी इसको कंफर्म करें। यूरो वीकली न्यूज के हवाले से ऐसी खबरें आई कि राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर असैसिनेशन का अटेम्प्ट भी हुआ है, उनको जान से मारने की कोशिश की गई, उनके कैवलकेड में उनके लिमोजीन के ऊपर आकर टक्कर मारी गई, ऐसी खबरें भी छापी गई हैं। वो पहले भी वो कह चुके हैं कि मुझ पर 5 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। तो इस सब के बीच क्या एक राष्ट्रपति पुतिन अपने लिए कोई सिंपैथी खड़ा करना चाहते हैं अपने देश में? बहुत से लोगों को लगता है कि उनके देश में उनके लीडर्स, बाकी लीडर्स जो हैं वो ये समझते हैं कि पुतिन एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जो इंसिडेंट की बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस समय हुआ था जब वो समरकंद ऑलरेडी जा रहे थे, पहुंच गए थे। ऐसी कोई बात नहीं थी। फेक न्यूज इसी जरूर आ रही थी, लेकिन ऐसा कोई न्यूज यहाँ पर नहीं आई। और अगर आप देखें कि पुतिन और या कोई भी राष्ट्राध्यक्ष क्यों नहीं एग्रेसिव होगा, जब आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट तीसरे विश्व युद्ध की रूपरेखा बन चुकी है। आप देख रहे हैं कि पूरा अमेरिका, यूरोप मतलब खुल करके सामने आ गए। मतलब उसमें कोई वो नहीं। इसके पहले लोग इसके शर्माते भी थे, डरते भी थे कि हमारा कहीं वेपन न पकड़ा जाए, मेरा हथियार न पकड़ा जाए किसी युद्ध में। आज खुल करके उनको जो है पैसे दिए जा रहे हैं, उनको आर्म्स दिए जा रहे हैं और ये उकसाया जा रहा है लड़िए। अभी तक आपने देखा कभी कि कोई वेस्टर्न कंट्री या अमेरिका ये कहा चलो भाई शांति करते जाए? हमारे थैंक्स टू मोदी जी कि उन्होंने आह्वान किया कि भाई ये सब चीजें आप जो है टेबल पर बैठ करके शांति वार्ता की जा सकती है। और लेकिन हमने तो कम से कम नहीं सुना कि कोई वेस्टर्न लीडर या अमेरिका ये कहा हो अगर आप लड़ो, जब तक लड़ोगे तब तक हम आपको हथियार देते रहेंगे, तब तक आपको हम मदद देते रहेंगे। तो क्या रह गया है रशिया के पास? अगर पुतिन कहते हैं कि आप रेड लाइन आप क्रॉस कर रहे हो, अगर आप हमारे ऊपर हथियार उठाओगे और ऐसे हथियार उठाओगे जिससे कि हम अपने को डिफेंस करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम न्यूक्लियर वेपन आपके ऊपर छोड़ देंगे। तो इसको केवल पकड़ लेना कि नहीं जी पुतिन ने तो कह दिया, पुतिन ने तो बराबर कह रहे हैं ये रेड लाइन आ गई है, देखो अब इससे ज्यादा बढ़ोगे तो हमारे पास जितने हथियार, जितने संसाधन हैं हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने क्यों लिए कहा? तो आप कह रहे हैं जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ इकट्ठा हो गई है तो पुतिन अगर ये कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? आपको यूक्रेन से कुलदीप कुमार कुछ कहना चाहते हैं। कुलदीप जी, देखिए, जब युद्ध होने से पहले कौन से यूरोप के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो इनके पास नहीं गए हैं, जिन्होंने सबने रिक्वेस्ट किया कि वार को शुरू मत किया जाए? ये आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी फ्रांस में भी जब मोदी जी के उस पर भी उन्होंने कहा है कि कह रहे हैं मोदी जी कि युद्ध को रोका जाए। इसको आगे हर एक आदमी ने रिक्वेस्ट की है जाके यूरोप के कि प्लीज इस युद्ध को रोका जाए, ना शुरू किया जाए। लेकिन पुतिन आए हुए थे, उन्होंने किसी की नहीं सुनी और ये युद्ध को स्टार्ट किया। तो एक गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं रमेश जी। आप दे सकते हैं पूरी हिस्ट्री उठा के देखिए, जब से ये स्टार्ट हुआ है कितने लोगों ने जाके उनके पास रिक्वेस्ट। हथियार देते रहो, आप लड़ो, और बीच को हथियार देना बंद किया, कोई तो देगा, मदद देनी बंद की। हमें कितना ताकत, आप एक कमजोर इंसान को मारने जा रहे हैं। हमने तो कभी लड़ाई तो स्टार्ट नहीं की, ना तो युद्ध चल रहा है रशिया की भूमि पर, यूक्रेन के ऊपर लड़ाई चल रही है। हम अपनी जमीन को बचा रहे हैं, हम उनकी जमीन पे कब्जा करने नहीं गए हैं। आप लोगों का स्टार्ट लिया गया है, जिस पे शुरू में भी कहा गया कि आपने बोला कि जी नाटो में नहीं जाना। 18 मार्च को एग्जैक्ट डेट बताता हूं, हमारे प्रेसिडेंट ने बोला ठीक है हम नाटो में नहीं जाएंगे। क्या उसके बाद आपने युद्ध रोकने की कोशिश की? इस जगह पर किस कंट्री ने नहीं कहा कि युद्ध गलत कर रहे हैं, युद्ध नहीं होना चाहिए? ठीक है, एक मिनट। जनरल दयाल आप कुछ कहना चाहते हैं आपकी बात पर, फिर मैं एम्बेसडर साहब के पास जाऊंगा। जी जनरल साहब। सौरभ, देखिए, इस युद्ध को रोकने के लिए सिर्फ एक काम करना था यूक्रेन को। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने नाटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, अप्रूव किया था। यूक्रेन को 1 महीना तक उनकी रशियन फोर्सेस वहां बिल्कुल विंटर्स में, सिविल विंटर्स में वो बॉर्डर पर रही हैं। यूक्रेन को अपनी पार्लियामेंट से सिंपल कहना था हम नाटो में नहीं जाएंगे। नाटो को बोलना था हम नाटो में नहीं लेंगे यूक्रेन को। यूक्रेन की बाउंड्री में नाटो ट्रूप्स नहीं होंगे।
एक इतनी सी बात थी, मुद्दा वहीं का वहीं है। देखिए, मैं ये कुलदीप भाई जी, मैं पूरी हिस्ट्री जानता हूं दोनों कंट्रीज की, और बहुत मेरी सिंपैथी है और मेरी बहुत ही पेन है कि रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं साहब। ये पेन है। कल कोई कहे मध्य भारत में मतलब यूपी और मध्य प्रदेश लड़ रहे हैं, आप समझ नहीं रहे, इतना पेनफुल सिचुएशन है ये। लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट इस बैटल को रोक सकते थे, बाकी किसी का कोई मीनिंग नहीं था। अपनी पार्लियामेंट में उन्होंने नाटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, जो कि 91 के बाद, चलो सोवियत यूनियन के बाद रशिया कमजोर था, तो 2001 में पुतिन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था, एक्सपेंशन ऑफ या नाटो विल नॉट बी टॉलरेटेड, और रशिया नहीं टॉलरेट करेगा। और उसमें मैं समझता हूं रशिया बिल्कुल ठीक है। कंट्रीज को अपने फ्यूचर के लिए कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। नाटो की आवश्यकता क्या है साहब? ठीक है जनरल साहब, ठीक है जनरल साहब, कुलदीप क्या कह रहे हैं? एक मिनट जनरल साहब, प्लीज एक मिनट बोलिए कुलदीप। मैं गलत महीने से लड़ाई चल रही है। अगर रशिया इतना ही बड़ा था तो क्या ये तो आप बोलते थे पहले सारे न्यूज चैनल 15 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, रशिया टेक ओवर कर लेगा यूक्रेन को, 7 महीने तक कुछ नहीं बोला। आप नहीं, किसी और ने बोला होगा। 7 महीने से लड़ाई चल रही है और हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ का बच्चा औरतें तक लड़ने को तैयार हैं ताकि जमीन पर कोई और देश कब्जा ना कर सके। हमने 18 मार्च को प्रेसिडेंट ने बोला था कि हम नाटो में नहीं जाएंगे। क्या लड़ाई रोक दी गई उसके बाद? पार्लियामेंट में पास किया, आपकी पार्लियामेंट, उसके बाद आपकी पार्लियामेंट की मीटिंग हुई, जिक्र भी नहीं हुआ साहब। प्रोसीजर्स हैं इस दुनिया में, वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। आई एम श्योर वर्ल्ड प्रेशर बिल्ड करता। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, मैं जरा एम्बेसडर साहब के पास जाना चाहता हूं। एम्बेसडर शर्मा हमारे साथ हैं। सर आज हम लोग चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने एक टेलीवाइज एड्रेस में ये कहा है, आप हमसे बेहतर समझते हैं, उन्होंने एक बार फिर खुलकर धमकी दी है वेस्ट को और नेटो को कि मेरे पास तुमसे ज्यादा बड़े और घातक हथियार हैं और मैं इस्तेमाल करूंगा अगर हमें ब्लैकमेल करना जारी रखा तो। 3 लाख की रिजर्व फोर्स को तैयार कर दिया है। इससे पूरी दुनिया में खदशा बढ़ गया। ये लड़ाई क्या कहीं और फैलने जा रही है? देखिए, जो कुछ पुतिन कह रहे हैं, ये इनको अगर इनकी पुरानी बातों को देख के देखा जाए तो उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो जो कह रहे हैं वो कर भी देंगे। तो अब इसमें इस स्थिति में किस तरह से इस युद्ध को रोका जा सकता है ये सोचना चाहिए। और ये जो पुतिन के खिलाफ जो पूरी दुनिया को इकट्ठा करके जनरल असेंबली शुरू हो गई कल से, उसमें स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं एक के बाद एक, तो ये उद्देश्य समझ में नहीं आता। अगर उद्देश्य यूक्रेन की जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको सॉल्व करना है, उद्देश्य अगर शांति स्थापित करना है, तो उद्देश्य फिर डायलॉग और डिप्लोमेसी का होना चाहिए, बजाय इसके कि आप सबको इकट्ठा करके इनको कंडेम करें। वो उससे क्या होगा? वो तो पुतिन की बातों से साफ लगता है कि वो इस तरह से दबने वाले नहीं हैं, और वो उनकी बातों से उन्होंने फिर जाहिर किया है कि वो एक महाशक्ति हैं और उनके पास हथियार हैं, और अगर उनको युद्ध के रूप में, यौद्धिक रूप में, युद्ध के स्तर पर अगर दबाया जाएगा तो उनकी रिएक्शन वैसी होगी जो कि होनी चाहिए युद्ध के लिए। तो ये एक तरह से मिलिटरिज्म का एक जवाब है। अब इस जवाब को लेके हम अगर बहस मुबाहसा करने लगे कि वो सही है कि नहीं है, तो वो एक तरफ और चला जाएगा। अभी तो उद्देश्य होना चाहिए कि लड़ाई किस तरह से बंद हो और एस्केलेट ना हो। तो वो तो एस्केलेट कर रहे हैं, और उन्होंने पहले भी कहा है कि उनकी स्ट्रेटजी एस्केलेट टू डी एस्केलेट है। तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पहले भी कहा था कि वो अगर उन पे कुछ युद्ध हुआ तो वो एस्केलेट करके डी एस्केलेट करेंगे। तो वो अपनी स्ट्रेटजी पे कायम है, वो अब एस्केलेट कर रहे हैं। और उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर उनको खतरा होगा तो वो कोई भी वेपन यूज कर सकते हैं। तो फिर से उन्होंने इस बात को, ये चेतावनी फिर से दी है। तो इस तरीके से जो रूस कह रहा है उसमें नई बात नहीं दिख रही। वो तो नहीं तो अच्छा सर, फिर ये बताएं कि आपने बार बार कहा कि ये वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं मिलकर के यूएन में उनके खिलाफ भाषण देंगी, उनको घेरने की कोशिश करेंगी, इससे क्या हासिल होगा? तो युद्ध रोकने के लिए कोई क्या करे भाई? अटैक आखिरकार हमला तो रूस ने किया है। देखिए, ऐसा है कि यूएन जो है, किसी ने कहा कि इज डेड, क्योंकि यूएन में सिर्फ बातचीत हो सकती है, इट्स अ टॉक शॉप। पर उसको, अच्छा, और टॉक शॉप में आप, मतलब एक गालिब का है कि गिला ना हुआ जमा करते हो क्यों रकीबों को। हाँ,
एक तमाशा हुआ, गिला ना हुआ। तो ये उसी को आप देखें कि आप सबको इकट्ठा करके आपको कर रहे हैं, लेकिन ये तो तरीका है ही नहीं। और उसकी बजाय अगर आप किस तरह से चैनल खोलें, अब जैसे रूस में जब चीन ने और भारत ने जब कहा उनसे, हमारे पीएम ने कहा या चीन के प्रेसिडेंट ने जब पुतिन से कहा, तो उन्होंने सुना। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडिया और चाइना उनके खिलाफ जहर नहीं उगल रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूं। तो जो दोस्ती के साथ जिन्होंने बात की उनकी बात वो समझ रहे हैं, पर जो दोस्ती से बात नहीं कर रहे हैं, जो उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल उनका तो स्वभाव जो है पिछले 20 सालों में पुतिन महाशय का स्वभाव सबको मालूम है कि ये कैसे व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्ति से आप किस तरह से डील करेंगे? चलिए सर, ठीक। अभी एम्बेसडर साहब जो बात आपने कही और जो हमारे साथ रूस से मेहमान हैं डॉक्टर रामेश्वर, उन्होंने जो बातें कही, उनका कहना यह है कि अगर पुतिन ये कह रहे हैं तो उसको हल्के में मत लें, पुतिन उस हद तक जा सकते हैं जहां तक वो कह रहे हैं। और डॉक्टर रामेश्वर का कहना यह था कि पुतिन अगर ये कह रहे हैं तो इसमें उनकी गलती क्या है? जब पूरी दुनिया, पूरा वेस्ट उनके खिलाफ गैंग अप हो गया है तो क्या करें पुतिन? आप सहमत हैं इसे जनरल मेसन? नहीं, देखिए सहमत नहीं हूं। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं ये यथास्थिति है। ठीक है सर, तो आज की जो हालात है। एक बार ठीक से, एक बार जनरल मेसन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सौरभ, मैं सहमत नहीं हूं। उसके कई कारण है। देखिए, बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही बोला था, ये एरा वॉर का नहीं है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर हर बार बोलते हैं डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी, डायलॉग इज द ऑर्डर ऑफ डे। उसमें कोई शक नहीं है। ये लड़ाई पहली बार शुरू होनी ही नहीं चाहिए थी। आज आप पॉलिटिकल देखिए, इनका इरादा था यूक्रेन नाटो नहीं ज्वाइन करे। आज फिनलैंड और स्वीडन ने तो ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। उन्होंने तो अपनी पार्लियामेंट में और रेफरेंडम में पास कर दिया है। और जहां तक अभी ये डॉनबैस का सवाल है, मैं इसके ऊपर भी बोलना चाहूंगा। आज तक क्या रूस ने कभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डॉनबैस में डिस्कशन किए हैं? डॉनबैस के ऊपर मेरे को लगता है नहीं किए, क्योंकि मैंने काफी इस पे छानबीन की है, मेरे को नहीं दिखता है। इसका कारण यह है, होना चाहिए था। अगर आप बोलते हैं कि वो वहां पर सेपरेटिस्ट स्टेट बनना चाहता है, रशिया के साथ अलाइन होना चाहता है, तो उसका तरीका यह था कि ये यूएन में डिस्कस होना था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। और अगर वो डिस्प्यूटेड वहां पर इलाका है, क्योंकि वहां के लोग अगर बोलते हैं कि हमारी अलाइनमेंट लिंग्विस्टिक तौर पे, कल्चरली तौर पे, लैंग्वेज के तौर पे रशिया के साथ है, लेकिन यूक्रेन नहीं मानता है, तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और इतने दुनिया में इतने ये हुए हैं ऐसे किस्से कि वहां यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉयड हुई है। वो वॉर प्रिवेंशन का एक एम है, बट रशिया ने कभी ये मुद्दा उठाया नहीं। 2014 को क्रीमिया में कैप्चर कर लिया और रेफरेंडम कराया है और वहां पर, और 94% लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। अब आप टेररिज्म या वॉर के साथ वहां पर आप वो कराइए रेफरेंडम, ये तो मेरे ख्याल कहीं पर भी किसी नहीं। वो उन्होंने कहा है हम 4 हिस्सों में रेफरेंडम कराएंगे, लुहांस्क, खेरसोन, ज़पोरिज्जिया और डोनेस्क। वो तो रेफरेंडम की बात कह चुके हैं और इनको मिलाएंगे हम अपने साथ। बिल्कुल। तो ये तरीका देखिए, वॉर स्टार्ट करना बहुत आसान है। और प्रेसिडेंट पुतिन, अभी ये एक पैनलिस्ट ने बोला उनकी धमकी को सीरियस लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। क्या कर सकते हैं आखिरी में? न्यूक्लियर वॉर। तो बाकी विश्व क्या चुपचाप रहेगा? वो भी न्यूक्लियर वॉर करेगा। तो एंड सभी का होगा, उसमें प्रेसिडेंट पुतिन जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये आज की एरा में भारत के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही बोला है, ये वॉर का नहीं है, ये डायलॉग, डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी का है। मेरे ख्याल बड़ी चीज तो कोई निकलती नहीं है, उस पर डिस्कशन होने चाहिए थे। और मैं एक और चीज बता दूं, आज मैं अफगानिस्तान में था, यही रूस ने अमेरिकन की मदद की थी। आपको आज पता होना चाहिए, जब ये पाकिस्तान में हमला हुआ था और पाकिस्तान ने सदर्न रूट बंद कर दिया था कराची वगैरह से, तो पूरी नदर्न रूट से ये लॉजिस्टिक्स थी आईएसएफ की। लॉजिस्टिक बेसिस किसने दिए? रूस ने दिए। 2 साल के लिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स बेस दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको भी चाहिए था कि टेररिज्म अफगानिस्तान में खत्म हो। तो कहने का मतलब
जनरल साहब, मेरा पास समय इतना ही था, माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये बात साफ है कि पुतिन अगर ये ऐसी बातें कह रहे हैं, ऐसी धमकी दे रहे हैं, तो उसको सबने कहा है कि उसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए। तो क्या पुतिन ने इस युद्ध की विभीषिका को कहें कि एक नॉच और ऊपर बढ़ा दिया है, तो शायद गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया करेंगे हम जनरल मेसन साहब, जनरल दयाल, एम्बेसडर शर्मा, डॉक्टर रामेश्वर रॉय और कुलदीप कुमार जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।